अस्सलाम वालेकुम सीरियत में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के आज के रोज़ के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 31 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स 4 है और आपको पता है कि गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हर दिन धूप जो है वो ज़्यादा होती जा रही है और गर्मी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। दोपहर 4 बजे तक अगर आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। विजिबिलिटी आज 3 किलोमीटर्स है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि अब फॉग का मसला तो नहीं है तो कोई इतनी खास इसमें टेंशन वाली बात नहीं। फिर भी कहीं ट्रैवल करें तो एक्स्ट्रा टाइम रखें और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो फ़ोन करके बता दें कि लेट हो जाएंगे। बट तेज़ रफ्तारी की वजह से ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। और ये मसला भी बताता जाऊं, अक्सर लोग पूछते हैं क़यामत के दिन बाप के नाम से पुकारा जाएगा या माँ के नाम से पुकारा जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आ गई। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुदअउना यौमल क़यामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से और तुम्हारे बाप के नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए अपने अच्छे नाम रखा करो। इससे मालूम हुआ क़यामत के दिन औलाद को उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ माँ के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए आज का पैगाम ये है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, इस्लामी नाम रखा करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि एज अ पर्सन ग्रो करते रहें, इंप्रूव करते रहें, बिकॉज कोई भी वक्त ज़्यादा लेट या पहले नहीं होता। आई थिंक हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर हम तब्दीली चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और उसका सबसे बेहतर तरीका होता है अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन के अंदर अच्छी हैबिट्स को अपनाना, अच्छी बातों को, किसी की बात अच्छी लगती है अपनी डेली रूटीन के अंदर उसको ऐड करें। 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने में, तो 21 दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद वो एक आदत बन जाती है और आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाती है। फिर एक्चुअली इनफैक्ट उसको निकालना बाहर दोबारा से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए चाहे फिर वो वॉक करने की आदत हो, मेडिटेट करने की हो, किसी भी तरह की एक अच्छी आदत, चाहे नमाज के हवाले से नमाज की आदत कायम करना बड़ा अच्छी रहता है और साथ ही साथ इबादत करना, डिफरेंट तरह की रेसिटेशंस को अपनी रूटीन में ऐड करना, डिफरेंट चीज़ें आप अपनी रूटीन में ऐड करते रह सकते हैं और उससे आपके ओवरऑल मूड के ऊपर, ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपके, चाहे वो फैमिली के साथ रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हैं, चाहे आपके काम से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, हर चीज़ के अंदर आई थिंक आजकल स्ट्रेस और परेशानी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए अपने आप को काम डाउन रखने की और अच्छी चीज़ें, स्पेशली वॉक के हवाले से बात करें तो नेचर में वक्त गुजारना, सैर करना। और एक वक्त हुआ करता था हर कोई सुबह के वक्त हमें बाहर नजर आया करते थे और थोड़ा टाइम जो है वॉक किया करते थे और ये एक बड़ी अच्छी आदत हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, हमारी प्रायोरिटीज शायद बदलती जा रही हैं और ज़्यादातर वक्त हम इंडोर्स गुजारने की कोशिश करते हैं। हमारा होता है कि बाहर ना ही जाना पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन उससे मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। मेंटल हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तभी आप बाकी अपनी ज़िंदगी के जो काम हैं, चाहे वो हम रिलेट करें अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, तभी तो आप बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि आपको अपडेटेड रखना हमारा काम है और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनकी ज़रूर बात करें। कुछ हमारा फोकस आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसको रिलेट बैक करते हैं फैसलाबाद और फैसलाबादियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिक्स के हवाले से आपको पता है कि आजकल जो सिनेरियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और
रोज कुछ ना कुछ बदलाव हमें नजर आ रहा है और बड़े अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। लॉयल्टीज बदल रही हैं, गवर्नमेंट के साथ कुछ नाराजगियां भी हैं लोगों की, और साथ ही ऑपोजिशन एक दफा फिर मोमेंटम गेन करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अवाम क्या चाहती है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, और दूसरी तरफ अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकली हमें इम्पैक्ट करती है या किसी भी तरह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डे टू डे जिंदगियां हैं जो लोगों की, उस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो क्या होगा, क्या आगे चलते हुए सूरत हाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो अभी कोई भी नहीं बता सकता, तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें और क्या चल रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में, उसको कवर करने की कोशिश करें। आज हमें इस डिस्कशन के लिए बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बातचीत करते हैं उनसे। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। शहजाद करीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई ट्रेडिंग विंग के, और साथ ही साथ रहनुमा हैं पीपी 112 के, साथ ही साथ उम्मीदवार भी हैं लॉर्ड मेयर के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और पॉलिटिकल सिनेरियो की जैसे कि मैंने बात की, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है और कोई भी नहीं बता सकता कि आगे चलते हुए क्या होगा। जो सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त, ऑपोजिशन मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आ रहा है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, और C41 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो हमेशा ये मीडिया पे हमें कवरेज देता है। दूसरा मैडम, चीज़ें ना चलती रहती हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अपोजिशन की कोशिश होती है कि वो जो है ना इसी तरीके से गवर्नमेंट को अंदर से अंदर आड़े हाथों ले। मज़े की बात यह है कि मुझे अपने लीडर पे बड़ी खुशी है कि मसलन ये सारी अपोजिशन मिल के कितनी जमातें लगी हुई हैं एक बंदे को गिराने के लिए, लेकिन आप उसको देखें कि वो अकेला ही उन सब के लिए भारी हुआ है। और उसकी बॉडी देखें, वो जैसे चलता है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए अहम है। उसे एक बंदा होता है, एक मुल्क का शहजादा, वो तो पूरी दुनिया का शहजादा है, उसे सारी दुनिया लाइक करती है। मुझे आप बताएं जी जी मैडम, ये बताएं कि ये दो, एक SHO जो होता है ना एक इलाके का, एक SHO, आप उसको थोड़ा सा घूर देना तो वो बड़ा अंदर से गुस्से होता है और कहता है कि किसी तरीके से मैं इसको गिरूंगा। आप अमेरिका को कह रहे हैं, जो सारी दुनिया का अबू है, उसे कह रहे हैं एब्सोल्यूट नॉट, ठीक है। अब उसके जो अल्फाज आपने उनको कहे हैं तो वो कोई छोटी मायने तो नहीं रखते। अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हो रही हैं, ये सारे उन्हीं के करिंदे हैं, ठीक है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए, जैसे इंसान के अंदर जिस्म के अंदर खून है ना, पाकिस्तान के लिए इमरान खान इसी तरह ज़रूरी है। लेकिन ये आपको समझ लगेगी कि जो लोग ये तो जो है ना हबस के बजारी हैं, इक़्तिदार के बजारी हैं, ये लोग 30 साल गवर्नमेंट इन्होंने किया, क्या किया? अभी इमरान खान 3.5 साल हुए हैं। अब इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि ये आपने जो सेहत कार्ड दे दिया है आम आदमी के लिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल यही था ना कि हमारे पास लोग आते थे कि हमें इलाज के लिए पैसे चाहिए, कोई भी गरीब आदमी, अब वो एक कार्ड मारता है, मैसेज आ जाता है, 10 लाख मिल जाता है। तो ये इनको बड़ी जेलसी है। इमरान जो है वो आगे निकल गया है, ठीक है, और मजीद ही हमसे पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए ये सारे मिल के वो मेरे लीडर को घेर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो घेरा नहीं जाएगा। अल्लाह के फजल से जिस इंसान की नीयत ठीक होती है ना, अल्लाह ताला भी उसका साथ देते हैं। कभी आपने सुना है कि इमरान ने दूसरी मिल बना ली? कभी आपने सुना है कि इमरान ने स्पिनिंग मिल लगा ली, शुगर मिल लगा ली? सुना है आपने? बताएं मैडम, आप न्यूज में हैं, एंकर्स हैं, बताएं आपने कुछ सुना है आपने? मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकती। मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि आपका क्या आप जाना मीडिया से लिंक रखती हैं, कोई भी बंदा आता है ना, उसकी पीछे कोई ना कोई टेक्सटाइल मिल रहा है, कोई शुगर मिल रहा है। इमरान खान की कितनी शुगर मिल रहे हैं बता दें आप मुझे। मैं आपसे एक सवाल मैं ही करता हूं, कोई इमरान खान का कोई बिजनेस है? उससे कोई पैसे की लालच है? किसके लिए लगा है वो? हमारे लिए लगा ना, अवाम के लिए। वो अवाम को उठाना चाहता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर अवाम उठ गई तो हम सारी जिंदगी के लिए हम जाते रहेंगे, अवाम को शौर आ जाएगा। इसलिए ये उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मैं आपको ये बता दें, ये कुदरत का असूल है, आप जिस तरह भी जिसको दबाते हैं ना, वो उसी तरह उभरती हैं। ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अव्वल तो ये है कि ये गिरा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद उसके साथ है। जिस बंदे की नीयत ठीक है ना, अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ रहती है। तो दूसरी अब बात ये है कि अगर ये इन्होंने कोई पैसे पुसे दे के कोई खरीदने की कोशिश भी की, तो ये वो एमएनए है जिसको पीटीआई ने शनाख्त दी है। वो एमपीए एमएनए नए चेहरे हैं जिनकी वजह से उनको एमएनए का नाम मिला है, एमपीएस का नाम मिला है। तो मेरा नहीं ये ज़हन मानता कि इमरान खान के साथ कोई भी बंदा जो इमरान खान के प्लेटफॉर्म से आया जो है वो बेवफाई करेगा, वो अपनी ज़मीर बेचेगा। पैसे आने जाने वाली चीज़ है, ये 10-15 करोड़ कई लोगों ने लिए, कई खा भी लिए। अभी वो उनकी फिर पीछे वो लोटे वाला लफ्ज़ अभी तक याद करते हैं, वो फिर अवाम को कैसे मुंह दिखाएंगे। आपने ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, लेकिन ऑपोजिशन मोमेंटम जितना गेन कर रहा है इस वक्त, कोई तो वजह होगी, अवाम में कहीं तो नाराज़गी मौजूद है करंट गवर्नमेंट से, करंट इंतज़ामिया से, जो इतना मोमेंटम गेन कर पाए हैं अभी तक। देखिए मैडम, जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन होती है एक जमात की, मतलब नून मिल गई, नून हो गई, पीटीआई हो गई, ये तो सारे लोग मिल चुके हैं। उनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। वो कहते हैं हमें इक़्तिदार कैसे मिलेगा। उन्होंने अपनी बंदर बांड बनी हुई है कि ये वज़ीर आला मैं, वज़ीर आज़म मैं। ये देखे वो उनकी अपनी अंदर की लड़ाई है। अभी तो उनकी एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही कि वो बेचारे अपने अंदर से अपने खुद उनकी अपनी लड़ाई है। उन्होंने इमरान खान से क्या लड़ाई लेनी है, बाकी रह गई अवाम की नाराज़गी। ये बात ज़रूर है कि अवाम इसमें हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि महंगाई की वजह से। मैडम ये देखें कि इंडिया में मोदी है, पिछली गवर्नमेंट का वो वज़ीर आज़म था। आप इंटरनेशनल लेवल चेक करें, वहाँ 15% महंगाई हुई, बांग्लादेश में 12.5%, पाकिस्तान में 12% थी, अब 12.5% हुई है। तो ओवरऑल ये अवाम देखे ना, ये अगर हमने यही कहना है कि साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, अवाम जो इमरान खान जो है ना, वो हमें जीने का विजन बता रहा है, हमें बता रहा है कि हमने जीना कैसे है। वो कोई आज तक कोई बंदा या वज़ीर आज़म ऐसा गुजरा होगा जिन्होंने अमेरिका और पूरे यूरोप को घूरा होगा। दूसरे ममालिक का आपने मेंशन किया, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी तो इंक्रीज हो रही हैं। उनकी ये तो नहीं है कि उनके पास जो रोजगार है वो भी तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ब्रीफली आंसर दें, बिकॉज हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, मैं इंट्रोडक्शन उनका कराना चाहूँगी। ब्रीफली अगर आप इस पर कमेंट करें, उनकी तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं दूसरे ममालिक में जी, उस पर क्या कहेंगे? मैडम देखिए मेरी बात सुने, देखिए ये है कि हम गरीब मुल्क है हमारा, जो हमसे हो सकता है ना, हम अवाम टैक्स कितना देती हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग टैक्स नहीं देते पूरी पाकिस्तान में, ठीक है। तो उससे मैनेज करना ना, हम कर्जे लेकर। अच्छा जी, इमरान खान ने वो कर्जा लिया है, इमरान खान ने कर्जा जो लेकर अपने घर बनी गला ले गया है, वो तुम्हारा कर्जा उतारा है ना। पीछे जो 30 साल में तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उसका कर्जा लेकर हमने वो कर्जे उतारे हैं, उनकी किस्तें उतार रहे हैं। बाकी रही है हर चीज पर इस वक्त अवाम टैक्सेस पे कर रही है, चाहे वो हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें या डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें। इनफैक्ट रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस का दावा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं इस पर जरूर बात करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे साथ हमें एक और हमारे बहुत ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। उमेर अजमत हमारे रिपोर्टर हैं। उमेर, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। पॉलिटिकल सिनारियो कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में, बहुत ही कम अरसे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। उमेर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट का दावा है जी टैक्सेशन नहीं हो पा रही, लोन्स बहुत ज्यादा हैं, इसी वजह से जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ रही। महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इससे तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, जहाँ तक रही बात सियासी मामलात की, और अगर टैक्सेशन एक अलग मौजू है, अगर हम उस पर बात करें तो आवाम से टैक्स कलेक्ट करना भी हुकूमत और रियासती इदारों का काम है। उसके लिए वफाकी सतह पर भी इदारे मौजूद हैं, FPR जैसे बड़े मजबूत और बहुत बड़े बड़े इदारे। सूबाई सतह पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एक्साइज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी समेत दीगर इदारे मौजूद हैं जो कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं।
अब लोगों की जेबों से टैक्स निकलवाना इन इदारों का और फिर इन इदारों की मॉनिटरिंग करना हुकूमत का काम है। वजीर ख़जाना, वफाकी वजीर ख़जाना का काम ही ये है कि वह फाइनेंस से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उनको देखें और FPR को बराह रास्त उस पर वो मॉनिटरिंग करें। ताहम अगर इस सारी सूरत हाल में अवाम की जेब से टैक्स नहीं निकल पाता तो इसमें भी मैं समझता हूँ हुकूमत की इदारों की नाअहली है कि वो उस तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की तो मौजूदा दौरे हुकूमत में टैक्सेस के हवाले से किसी हद तक बेहतरियाँ आई हैं, जिसमें यह कि मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए इस हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इकदाम उठाए गए हैं। सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी सिस्टम बनाया गया है और इसी तरह इनकम टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए भी ऑनलाइन जो सिस्टम है वो मुतारिफ करवा दिया गया है, गो कि अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। इसी तरह अगर हम रियल स्टेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए गए हैं, लेकिन ये सारे इकदाम अपनी जगह पे उस तरीके से टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ पा रही जिस तरीके से हमारी ज़रूरियात हैं। हमारी ज़रूरियात जो हैं वो 8,000 अरब रुपए से ज़ायद हैं, जिसमें से हमारे 3,000 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो हमारे सूद के अदायगियों में और जो कर्जे हैं उनकी किस्तों के अदायगियों में सालाना बुनियादों पर चले जाते हैं और हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो ये 5,000 अरब के राउंड अबाउट है। तो पीछे फिर बहुत कम अमाउंट बचती है, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा कर्जों का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ तक चौधरी साहब की ने बात की तो मौजूदा हुकूमत को भी अभी 4 साल होने वाले हैं, तो इनको भी चाहिए था उस तरीके से इक़दाम किए जाए। और दूसरा, अब अगर मैं आता हूँ सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ रोज़ कबल तक हुकूमत काफ़ी हद तक मुतमईन थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज की कॉल दी, फिर दीगर सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती रही, या फिर वो अदम एतमाद की हंडियाँ पकती रही, मगर वो आगे ना बात बढ़ सकी, उस पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मगर गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुल्क के सियासी हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बदले हैं और इस वक्त न सिर्फ हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी जो है वो भी काफ़ी हद तक हमें मसरूफ दिखाई देती है। उसकी कोशिश है कि किस तरह हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना मोमेंटम, जैसे आपने कहा कि पहले भी कई दफा इस तरह की कोशिशें की गई हैं लेकिन नाकाम रही हैं, तो ऐसा क्या बदल गया इतने कम अरसे में जो इतना मोमेंटम ऑपोजिशन गेन कर पाई है? मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही अजीब से और बड़ी अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस हैं पॉलिटिक्स को लेकर। कोई नहीं बता सकता कि आने वाले वक्त में हमें क्या देखने को मिलेगा और अवाम आखिर किस तरफ हमें झुकती हुई नजर आएगी। अवाम के मसाइल एक तरह से इस वक्त इतने बढ़ चुके हैं कि शायद और कोई तरीका ही नहीं रहा उनके पास, बट सड़कों पर निकल आना ही शायद एक रास्ता है जो कि बचता हुआ उनको नजर आ रहा है। उमैर, ब्रेक में जाने से पहले आप ब्रीफली आपने बात की थी सर्कमस्टांसेस के हवाले से, जहां पर एक तरफ इस गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ बेहतर भी किया गया है, जिस तरह से स्पेशली करप्शन के हवाले से हमने बात की, लेकिन जहां पर महंगाई बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कहा जिस तरह से शहजाद साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में चाहे कुछ परसेंट ही महंगाई क्यों ना हो, उसका असर गरीब अवाम के ऊपर शायद पूरी दुनिया से ज्यादा हमें होता हुआ नजर आएगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन? बिलाशुबा देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे इसकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो कि ख़ते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब फिर इस मुल्क में महंगाई होगी तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी, और बिलखुसूस वो जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। आप देखें चीनी की प्राइसेस कहाँ पे पहुँची हैं, घी की कीमत पिछले साल 1.5 साल में कहाँ तक पहुँची, अभी करीबन 450 के राउंड अबाउट में फ़ी किलो घी फ़रोख्त हो रहा है। 2018 में ये 200 रुपये से भी नीचे कोई 150-60 रुपये में था। ये चीज़ें गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि महंगाई हुई है, और उस तरीके से आवाम की जो कुव्वत ख़रीद है, परचेजिंग पावर है, उसको नहीं बढ़ाया जा सका है। आप देखें इस वक्त जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं वो बैड गवर्नेंस और मुल्क में महंगाई,
जिनसे एक आम आदमी बराह रास्त इफेक्ट हुआ है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया है तो उसके भी उन्होंने जो मेन मकासद थे वो इन्हीं चीज़ों को बनाया गया है कि हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वो रियासत मदीना का नारा लगाया गया, तब्दीली का नारा लगाया गया, मगर उस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी है। इदारों में इस्लाहात की बात की, उस तरीके से इदारों में इस्लाहात नहीं हो सकी। आज भी आप देखें हमारा पटवारी कल्चर उधर का उधर ही है, हमारा थाना कल्चर आज भी उधर ही है। दीगर भी जो सरकारी इदारे हैं उनके हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। तो ये सारी हुकूमत की नाकामियां कहें, आप गफलत कहें, क्योंकि वो जिस तरीके से दावा किया गया था पहले 90 रोज़ का, फिर 6 महीने का, और बाद में कहा गया कि नहीं जी इसको तो ठीक करने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए, अब तो 4 साल होने वाले हैं। चले महंगाई अपनी जगह पे, तो जो गवर्नेंस है उसको भी बेहतर बनाया जाता। फिर इस तरह अगर मैं सियासी तौर पे बात करूं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया तो उस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर हुकूमती पार्टी के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और अभी आप देखें अलीम खान साहब सामने आए हैं, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जहांगीर तरीन साहब ग्रुप में वो जाके शामिल हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों को पहले दिन से ही कुछ इश्यूज थे। वो कि हो सकता है ये इमरान खान साहब ने इस फैसले के पीछे क्या मसाइल थे या इस फैसले के पीछे क्या दूर अंदेशी थी कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब का इलेक्ट करवाया। लेकिन आप देखें कि लोगों की जानिब से जो पुराने सियासतदान हैं या रवायती सियासतदान हैं उनकी जानिब से इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और अभी भी आप देखें वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक चल रही है। पीटीआई की अपनी जो पार्टी थी उसकी जानिब से कहा जा रहा था कि वज़ारत आला पे कोई मजबूत शख्सियत जो है उसको उतारा जाना बिल्कुल। चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है मियां वाली से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जी बताएं, क्या पूछेंगे? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें आपने लिखा हुआ है कि हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम क्यों है। जी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब आलमी मंडी पर महंगाई है, आलमी मंडी पर 130 रुपए डॉलर बैरल हो गई है, तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? हुकूमत नाकाम क्यों है? हुकूमत क्या करे? जब एक किराना स्टोर पर एक कारोबारी बंदा चीनी लेकर आता है 100 रुपए किलो, तो आगे 105 पर बेचेगा तभी उसकी जिंदगी बनेगी। तो जब उसको 130 रुपए डॉलर मिल रही है, महंगाई आली मंडी पर है, तो हुकूमत में क्या कर सकती है? तो हमें अपने खर्चे उसके मुताबिक बर्दाश्त करने चाहिए, थोड़े करने चाहिए। महंगाई क्या है? हर बंदे के पास टच मोबाइल है, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है, हर बंदा मोटरसाइकिल यूज कर रहा है, तो कौन कौन करता है महंगाई? महंगाई तो है भी नहीं, हर बंदा अमीर है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट हाईलाइट किया। हमारा बिल्कुल भी मकसद कहना ये नहीं है कि आलमी महंगाई नहीं है या इंटरनेशनली महंगाई नहीं हुई, इन्फ्लेशन नहीं हुई। ये एक फैक्ट है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है, ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का मसला नहीं है। एक कोरोना की वजह से और फिर रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये एक फैक्ट है और एक सच्चाई है कि इंटरनेशनली महंगाई और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस की जा रही है, चाहे वो हम पेट्रोल प्राइसेस कहें या फिर रोजमर्रा की अशिया के हवाले से कहें। हमारा पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में साथ ही साथ सैलरीज भी इंक्रीज हो रही हैं, लोगों की बाइंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, और इसका कहना ये नहीं है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे भी हम कमेंट नहीं करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आवाम का ही इशू है। ये आई थिंक हम सबको एक्सपीरियंस करना पड़ा है इस दौरानिए में कि बाइंग पावर हमारे मुल्क में क्यों नहीं बढ़ पाई, और यही पॉइंट है। ना तो इसमें किसी और का कसूर निकालना है, ना ये कहना कि इंटरनेशनली महंगाई नहीं हो रही है। सिर्फ ये पॉइंट है कि इंटरनेशनली सैलरीज भी तो बढ़ रही हैं, लोगों को अपने रोजमर्रा की अशिया के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। ये तो नहीं सोचना पड़ा कि 2 बच्चों को स्कूल भेजे और तीसरे को स्कूल से बाहर निकाल के रखे। देखिए मैडम, इमरान खान साहब ने ना 2 चीज़ों पे जोर दिया, एक सेहत पे, एक एजुकेशन पे। एजुकेशन पे देखो, हर बंदा कह रहा है कि मेरे बच्चे प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़े, जबकि गवर्नमेंट के स्कूल को और प्राइवेट स्कूल को इमरान खान ने लेवल 1 करने की कोशिश की है। अब गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी प्राइवेट स्कूल के बराबर कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल किताबें भी फ्री दे रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म भी फ्री दे रहे हैं। उनका सबसे पहले जो विजन था वो यही था कि मैं एजुकेशन
और मेडिकल, जो ये हमारे प्रॉब्लम थे, ठीक है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा था। इन्होंने सेहत कार्ड के लिए वो मेडिकल इशू जो था उसको ख़त्म कर दिया, उसको 10 लाख रुपया पर पर्सन या फी ख़ानदान मिल गया। अब रह गया एजुकेशन। एजुकेशन पे उन्होंने जोर दे रहे हैं। देखिए, असल में माफिया बहुत तगड़े हैं, माफिया काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए ना, मैं कहाँ आप कहाँ, वहां तो प्राइम मिनिस्टर को वो काम नहीं करने दे रहे। 13 किस्म की जमातें इमरान खान को पड़ गई हैं। लेकिन जहां पे चीजें पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं करते हैं, हमारा काम है हर पार्टी से, अगर यहाँ पे किसी और पार्टी का कोई बंदा भी बैठा होता हम उससे इसी तरह से सवाल करते हैं। जो उनकी पार्टी की कारकर्दगी है हम उस पर क्वेश्चन जरूर उठाते हैं। और सेहत कार्ड एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, ये एक अच्छी बात है और उस पर हम एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको इंकरेज भी करते हैं कि इस तरह के और इनिशिएटिव्स होने चाहिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, अरमान साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अच्छा, मेरा इस्लाम करीम साहब से ये सवाल है, जी, ये जी। फैसलाबाद में ट्रेड विंग के सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने ताजिर बरादरी के लिए, फैसलाबाद के लिए, उनके लिए क्या कोई अच्छा काम किया है जो ये हमें बता सकें, और हमारे लिए ताजरों के लिए कि ये इन्होंने इनिशिएटिव लिए इस काम के लिए, ये जरा थोड़ा सा उनसे आप पूछेंगे। आप ताजरों के हवाले से कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बिल्कुल, क्योंकि आपका ताल्लुक भी ट्रेडर्स विंग के साथ है, तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ताजरों के हवाले से क्या काम ऑलरेडी किया गया है और क्या ताजिर मुतमईन है? मैडम, मैं अरमान साहब से ये कहना चाहता हूँ, अगर अरमान साहब भी ताजर हैं, मुझे नहीं पता वो ताजर हैं या नहीं है, जितने पैसे ताजरों ने कमाए हैं ना मैडम, अगर किसी की एक मिल थी तो उसने दूसरी मिल लगा ली स्पिनिंग, और जितना पैसा इन्होंने एक्सपोर्ट में कमाया है पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कमाया। इंडिया पीछे रह गया, बांग्लादेश पीछे रह गया, पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में इतना, यानी कि कपड़े की ये पोजीशन थी कि जो 15 साल से रुके हुए मिले थी ना, जो लुमें थी वो भी चल पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेड विंग के हवाले से हमने पूरे ताजरों को जो फैसिलिटेट कर सकते थे, जो यूनिट के हवाले से हमने इनको, जो लोकल गवर्नमेंट जो लुमे थी ना, उनको रेट ज्यादा लग रहे थे, वो भी हमने सैफुल्लाह नियाजी से कह के, साहब से कह के, वजीर आजम से रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने ये हमसे वादा किया है कि हम जो लोकल जो है ना इंडस्ट्री, उनका रेट एक्सपोर्ट के बराबर कर देंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश, लेकिन ये दरमियान में अब ये मामला अपोजिशन ने उठा दिया। पाकिस्तान का एक जो पोजीशन हमें मिली, एक बड़ा ओपन ग्राउंड मिल गया हमें यूरोप के साथ या डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उसका बहुत बड़ा रीजन कोविड का था, जहां पर चाहे हम वो इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, कंपेटिटिंग जो हमारी मार्केट्स हैं वो बंद थी। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ पे पॉलिसीज बनाएगी? टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने में भी इनफैक्ट 4 साल लग गए गवर्नमेंट को, और उसके बाद अभी भी उसको रिलीज नहीं किया गया। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी और पार्टी के कोई और नुमाइंदे भी बैठे होते तो हमारे यही सवालात होते, उनकी परफॉर्मेंस पर ही सवालात होते, और यही हमारा काम है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियस एंड एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के हवाले से। इस वक्त जहां पर बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इतने कम अरसे में ऑपोजिशन की तरफ से इतना मोमेंटम गेन कर दिया गया है। और एक तरफ देखा जाए तो इंटरनेशनली हम देखते हैं कि 10-10 साल एक ही प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, डिपेंडिंग ऑन उनका किस तरह का सिस्टम है, वहाँ पे एग्जिस्ट करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि हमें बार बार किसी ना किसी तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखनी पड़ती है, चाहे जिस तरह का भी मोशन हो या जिस तरह की भी इंटेंशन हो इसके पीछे। क्या इसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमें फेस करनी पड़ेगी? क्या ग्लोबल स्टेज के ऊपर जहां पर बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं, क्या वहां पर फिर से एक दफा हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? ये बड़ी परेशानी की बात है जिस पर कोई भी प्रिडिक्शन इस वक्त नहीं की जा सकती। उमैर, क्या असरात हो सकते हैं इस वक्त जो मोमेंटम चल रहा है ऑपोजिशन की तरफ उसके? देखें तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है, तो जाहिर बात है फिर सारा एक नए सिरे से सेटअप बनेगा। जब रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा तब्दील होगा तो उसके साथ ही फिर पूरे पार्लियामेंट का कैबिनेट है और जितनी हुकूमत है वो सारी की सारी तब्दील होगी।
और फिर देखें कि उसके बाद किस पार्टी से जो पीएम है वो इलेक्ट हो पाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये रहेगी, तो जाहिर बात है जब इस तरीके से होगा तो उससे जो पॉलिसियां हैं वो उनमें तसलसल कायम नहीं रहता। अगर अपोजिशन जमातों में से कोई बरसर इक़्तिदार आ जाता है तो वो मुमकिन है कि वो उस तरीके से पीटीआई की पॉलिसियों पर अमल दरामद रोक दे और उस हुकूमत की अपनी कोई तरजीहात हों और अपनी पॉलिसियां हों। माजी में यही होता रहा है, जब हुकूमतें अपने अदवार आईनी मुद्दत पूरी नहीं करती रही हैं तो उससे मुल्क को नुकसान होता रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जनाब, स्पेशली वक्त पूरा कर पाना। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, चिन्नौट से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा सवाल यह है कि अगर मुल्क का बेड़ा किस नगर है कि अगर ये आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं, आप ये 3 साल से इनकी हुकूमत आई है पीटीआई की, तो पहले जो 60-70 साल है उसके में किसने हुकूमत का बेड़ा करा क्या पाकिस्तान का? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और मैं हमारे कॉलर का सवाल बेसिकली ये था कि जो 60-70 साल से हुकूमतें चलती आ रही हैं वो उन्होंने ही तो काम खराब किया हमारे मुल्क का। देखें, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसके सपोर्ट में भी लोग मौजूद हैं, उसके अगेंस्ट भी अभी बहुत जो ज्यादा हमारे लोग कॉलर्स मौजूद रहे हैं हैं। उनमें से 2 हमारे जो कॉलर थे वो सपोर्ट में रहे हैं और एक अगेंस्ट। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पीटीआई की अभी हिमायत में मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान की वो जो तलिस्माती शख्सियत थी उसने पाकिस्तान की बिलखुसूस नौजवान नस्ल को ये अपना तो आई थिंक गर्विदा कहना पड़ेगा किया उमर के। और आज भी उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके वोटर्स मौजूद हैं, उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि अगर यही बातें होती रहेंगी तो फिर इस मुल्क में इन लोगों ने तो नारा लगाया था कि हम ये सारे करप्ट सिस्टम जो हैं उसको ख़त्म करेंगे, 90 दिन में इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, इस मुल्क में रोज़ाना 13 अरब रुपए की करप्शन हो रही है वो रुक जाएगी, इस मुल्क के इदारों में इस्लाहात आएंगी, यहाँ से गुर्बत का खात्मा होगा, पेट्रोल 60 रुपए मिलेगा, आटा सस्ता मिलेगा, घी सस्ता मिलेगा। तो मुझे बताएं ये सारे इकदाम कहाँ पे हैं? इदारों की इस्लाहात कहाँ पे हैं? आज भी पुलिस में वही कुछ हो रहा है, वही वो जो इलाके के चौधरी हैं या बासर शख्सियात हैं, थाना कल्चर उसी तरीके से चल रहा है, करप्शन का रेट भी कम नहीं हुआ। आप देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें, पाकिस्तान करप्शन में मजीद आगे चला गया है। पाकिस्तान के दीगर महकमों की कारकर्दगी देखें, उनमें भी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। गो कि अगर हम खैराती कामों की बात करें तो उसमें पीटीआई ने कुछ इकदाम किए हैं, सेहत इंसाफ कार्ड, हेल्थ का अच्छा मंसूबा है, इसी तरह एहसास कफालत प्रोग्राम जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था मगर उसकी कंटिन्यूटी रखी, फिर उसका बजट बढ़ाया गया। इसी तरह कम सूद पे जो कर्जे दिए जा रहे हैं नौजवानों को या बिला सूद छोटे कर्जे, ये अच्छे इकदाम हैं, मगर इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत थी, है और रहेगी। अच्छा, ओवरऑल क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है, मैं परफॉर्मेंस जो गवर्नमेंट की अभी तक रही है, कहां तक सेटिस्फाइड है आवाम, कहां पे सेटिस्फाइड नहीं है? देखें, इस वक्त आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। महंगाई है। एक आम आदमी के घर अग्री में करते हैं कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से? देखें, इंटरनेशनल प्राइसेस जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग होने वाली मुकामी सतह पे पैदा होने वाली चीजें हैं उनकी कीमतों में आप जंप देखें, कितना बड़ा जंप हुआ है। हुकूमत अवाम की बाइंग पावर ही परचेजिंग पावर बढ़ा देती, कुछ कीमतों को कंट्रोल किया जाता, कुछ इस तरीके से कुछ सिस्टम ही मौजूद नहीं है। हर रोज हर आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से हुक्मरान ऐलान करते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, अगले दिन कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये देखें, ये अवाम के साथ मजाक होता और रहा है, उसका अवाम के सिलसिला साथ बंद होना बहुत चाहिए। अनफेयर एक चीज है जहां पर अवाम को अपनी डेली नेसेसिटीज के लिए अगर इश्यूज हो रहे हैं और स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इसमें जरूर चाहती हूँ कि आप अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कमेंट करें, ऑपोजिशन का जो मोमेंटम है, आपका क्या कहना है उस बारे में? मैडम, पहली तो बात है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, महंगाई हुई है, इतनी नहीं हुई कि अग्री जितनी करते हैं कि अवाम की बाइंग पावर, असल प्रॉब्लम बाइंग पावर। देखिए मैडम, अगर तो आपने खुददारी से जीना है ना, देखो अगर तो आपने घी खाना है, खद्दे खानी है, वो जनाब आपने मगज खाने हैं, वो बटों वाले मामले खाने हैं, तो वो अगर आपने खुददारी से जीना है ना, उसके लिए ये ना देखें हम कम खा लेंगे, लेकिन अपनी खुददारी देखिए। कोई
कोई माँ ने ऐसा बच्चा जना जो यूरोप को घूर दे, कोई अमेरिका को घूर दे? मुझे बताएं आप। ये कहते हैं जी सर, जी अब्बू जी डैडी जान, ये सारे ये कहते हैं। पिछले 70 सालों में जितने गवर्नमेंट की है, कोई अमेरिका के आगे किसी ने कोई जवाब दिया? देखिए मेरी बात, अगर तो हम देखें, अगर तो हमने बहसियत खुददारी कौम एक अच्छी कौम बन के जीना है ना, उसके लिए हम पूरी नई आदि खा लेंगे, ठीक है? इमरान खान आपको सिखा रहा है कि आपने खुददार कैसे रहना। अगर तो आपने ये इसी तरह के ये जो दूसरी जमातें ना अपोजिशन, ये आपको ना तो एजुकेशन देंगे, ठीक है, ना एजुकेशन लेने देंगे, वो आपको बकारी बनाई रखेंगे ताकि जी सर जी हजूरी वाली। जो पॉजिटिव चीजें इस दौरानिए में हुई है, कोई उनको ये नहीं कह रहा कि जी वो हुई नहीं है, ये डिनाई नहीं किया जा रहा उनको। अच्छा, आप इमरान खान को उतार के देख लें, महंगाई इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। देखिए मेरी बात, 1 रुपया बढ़ता है, दुकानदार 10 रुपए बढ़ा देता है। अच्छा, इसमें इमरान खान का क्या तल लगा? मेरी बात, हमारे एमएनए हमारे आगे शोर करते हैं कि सीपीओ जो है वो उनकी बात नहीं सुनता। जो प्रोटोकॉल एक एमएनए को मिला वो नहीं मिलता। वो इमरान खान ने सीधा कहा है इदारों को, देखो उन्होंने पहले कहा था कि मैं इदारे आजाद कर दूंगा। अच्छा, इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया। अगर कोई एसपी करप्शन कर रहा है, उसमें हम क्या करें जनाब? वो आईजी साहब को पूछ रहे हैं, आईजी रोजाना 3-4 एसपी जो है उनकी जो है सस्पेंड कर देते हैं। देखिए इमरान खान ने अदारे आजाद करके क्या किया? कोई गुनाह किया उन्होंने? उनकी सियासी इंटरफेरेंस जो है वो खत्म की है? बिल्कुल नहीं की। माने आप देखिए एमएनए वगैरह हमारे पास रोते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। देखें जी, मेरा तो यही कहना होगा कि जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं उन पर कोई भी ना उन्हें डिनाई कर रहा है, और बिल्कुल भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी एक पार्टी को बुरा दिखाया जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी पार्टी का यहाँ पे नुमाइंदा मौजूद होता तो हम परफॉर्मेंस पे सवाल जरूर करते हैं। आप दोनों का दोबारा पीटीआई आएगी और आप देख लें, ये आप बार बार कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको नहीं जरा आवाज काट दूं कि ये कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्या होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान पीएम रहेगा, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का, एंड ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुके हैं। आपको पता है इस सेगमेंट के दौरान मैं एम्फसिस करती हूँ इस बात पे कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बेहतर तरीके से ख्याल रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में, अपने ओवरऑल मूड में, अपनी जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, चाहे वो आपके एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, चाहे प्रोफेशनली या पर्सनली आप एज अ पर्सन ग्रो करना चाहते हैं, वो सब करने के लिए ज़रूरी कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हों। छोटी छोटी आदतें हम अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकालें, वॉक करना स्टार्ट करें, नेचर में टाइम गुजारें, मेडिटेट करें, योगा करें, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको अच्छा लगता है, एक नई हॉबी स्टार्ट करें। या जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, चाहे वो पेंटिंग से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो, जो हमें पसंद होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, काम बढ़ते हैं, वक्त कम रह जाता है, और हमारे से जो भी चीज़ें हमें एक्चुअली में अच्छा महसूस कराती हैं वो हम अपनी रूटीन से बाहर निकालते जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों में घूम जाती है। तो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि अपने लिए वक्त निकालें, ऐसी हॉबीज़ डेवलप करें जिनसे आपको अच्छा लगता है, जिनसे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। फिर चाहे वो डिफरेंट स्पोर्ट्स हों, कोई और आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई हैबिट से क्यों ना। और ऑफकोर्स आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी डाइट का बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर। इसलिए अपने मील्स को अच्छी तरह प्लान करें, कोशिश करें हेल्दी और फ्रेश मील्स खाएं, और हमेशा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी डिश को प्रिपेयर करने में कुकिंग ऑयल का इंतखाब होता है। अगर मैं सलवा के हवाले से बात करूं तो सलवा बनास्पति बनाने वालों का ये दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करके इससे बनाया गया। सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड ऑयल में मौजूद है। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल इसके अंदर मौजूद है। सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि ओमेगा भी इसके अंदर है। और आपको पता है कि जब भी हम कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप बेक कर रहे हैं, एयर फ्रायर में आप उसे बना रहे हैं। आजकल बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गई हैं, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी हमारे घरों में बनाई जाती हैं, और फ्यूजन रेसिपीज़ भी, जहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंट कुजीन्स को मिक्स कर कर किसी भी डिश को प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए सलवा बनाने वालों को ये दावा है कि चाहे वो आपकी ट्रेडिशनल रेसिपी हो, आपकी कोई मॉडर्न रेसिपी हो, या फ्यूजन रेसिपी भी क्यों ना हो, आप प्रिसीजन के साथ अपने मील को प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड ऑफकोर्स आपको, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें। अगर आप जंक फूड खाना पसंद भी करते हैं तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा
आप ज़रूर कोशिश करें कि जो भी आपकी क्रेविंग्स है आप उनका पूरा कर लें, लेकिन बाकी वीक कोशिश करें कि अच्छे मील्स को प्रिपेयर हुआ खाएं। हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ शुरू करें अपने दिन को, बिकॉज आई थिंक हम इतने मसरूफ होते हैं कि हम ब्रेकफास्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली में ब्रेकफास्ट ही आपके बाकी के दिन कैसे गुजरेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा ये डिसाइड करते हैं। तो ब्रेकफास्ट अच्छा किया करें हमेशा, और जैसे जैसे दिन आपका गुजरता जाता है वैसे वैसे लंच ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट करें, और डिनर जो है बिल्कुल लाइट रखा करें, बिकॉज डाइजेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो डिनर के वक्त जो है वो डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता है आपका। तो हमेशा कोशिश करें कि लाइट डिनर करें, ब्रेकफास्ट हैवी करें और अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ दिन को शुरू करें। और आपको पता है कि हमारी जो कुछ फेवरेट कुजीन्स हैं जिसमें हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी होती हैं, दाल चावल हमारे घरों में बहुत बनाए जाते हैं, और डिपेंड करते हैं कि आपकी अपनी फेवरेट कुजीन क्या है। बट हमेशा मसाले जो हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े से जो है वो कम इस्तेमाल करें, बिकॉज ओवरऑल हमारी जो सेहत है उस पर इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो बड़े आराम से हम अपनी क्रेविंग्स पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपनी सेहत पर भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, तो एक और चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो हमारे चाय है। चाहे हम अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजार रहे हों, फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हों, पढ़ रहे हों या फिर काम पर हो, अपना बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, हमेशा चाय हमारी हर एक्टिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। और डीटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो टॉप क्वालिटी टी लीफ की का इस्तेमाल करके पत्ती बनाई जाती है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत फाइन होती है। डीटी बनाने वालों को ये भी दावा है कि 2 क्वालिटीज़ डीटी की मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है, और साथ ही साथ डीटी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग भी मार्केट में अवेलेबल है। ग्रेट वैल्यू पैक भी मौजूद है अगर आप थोड़ी चाहते हैं कि बचत भी आप कर पाएँ, जो आपको पता है कि हर कोई ही चाहता है कि बचत हो, और बचत के थ्रू हमारी हमेशा कोई ना कोई सेविंग्स होती हैं जिसके बाद हमें कोई चीज़ होती है पसंद की हुई होती है और पता होता है कि खरीदनी है, और कई दफ़ा तो ग्रॉसरी शॉपिंग के दौरान ही कोई चीज़ पर नज़र पड़ जाती है और होता है कि लाजमी इसको ज़रूर खरीदना है। तो इसलिए ये ऑफर्स वाले जो शेल्फ होते हैं आई थिंक बड़े अट्रैक्टिव होते हैं कस्टमर्स के लिए। डीटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को वो खुद सैंपल करते हैं टू मेक श्योर कि कंज्यूमर्स को, जो भी उनके कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को ध्यान में रख के नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हुए प्रोडक्ट को तैयार किया जाए। और आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर प्रॉफिट्स, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी चाय में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ऑफकोर्स कलर, टेक्सचर और खुशबू शामिल है। और डीटी बनाने वालों का यह दावा है कि तीनों चीज़ों पर बहुत अच्छी तरह फोकस किया जाता है टू मेक श्योर कि आप तक जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का हो। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम बाहर के ममालिक की बात करें, वहाँ पर भी टी बहुत पॉपुलर है, और पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं, हम एक नया ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर बाहर के ममालिक में भी एक्चुअली में कैफ़ेज़ में आपको चाय मिल जाती है, और ये एक बड़ा नया ट्रेंड है। वहाँ पर पहले इस तरह का कोई ट्रेंड मौजूद नहीं था। तो आई थिंक जैसे जैसे सब कॉन्टिनेंट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे ही हम अपने ट्रेडिशंस को और कल्चर्स को और कंट्रीज़ के कल्चर और ट्रेडिशन के साथ शामिल किए जा रहे हैं। आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं ना जाएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया टाइम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हमारी हमेशा हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद से रिलेटेड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को आप लोगों के सामने लेकर आएँ, और चाहे हम एथलीट्स की बात करें, चाहे हम डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करें, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को इनकरेज करें कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, चाहे आप किसी स्पोर्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं या कोई और टैलेंट है, हमेशा उसको परस्यू करें और हमेशा ये बात का यकीन रखें, अपने आप के अंदर यकीन रखें कि आप हासिल कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहें आप अचीव कर सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारे जो लोकल एथलीट्स हैं उनके पास इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट की बेसिस पे, अपने एम्बिशन की बेसिस पे, अपने पैशन की बेसिस पे जाकर चीज़ें अचीव कर पाते हैं। और चाहे पाकिस्तान का नाम हम बात करें या फिर फैसलाबाद शहर का बात करें, नाम रोशन करते हैं, हमें बहुत बहुत फख्र महसूस होता है। आज हमारे साथ दो इसी तरह के एथलीट्स मौजूद हैं, दोनों रनर्स हैं, और हाल ही में चैम्पियनशिप हुई है एथलेटिक्स के नाम से, जिसके अंदर दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। और मैं इंडिविजुअली उन्होंने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं और किन किन स्पेसिफिकली रेसेस के अंदर जीते हैं ये भी मैं ज़रूर मेंशन करूंगी। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं हमारे मेहमान जो कि अलीना गुलजार हैं, एथलीट हैं, चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर मैं बात करूं इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एंड 800 मीटर के इन्होंने
के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है, साथ ही साथ इवेंट के अंदर फास्टेस्ट फीमेल का भी खिताब इनको मिला है। आपको वेलकम करते हैं लीना, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और ट्रूली आप दोनों एक इंस्पिरेशन हैं सब लोगों के लिए जो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं और एथलीट होने के नाते अपना नाम जो है वो साबित करना चाहते हैं। साथ ही साथ असदुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 400 मीटर में सोलो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, साथ ही साथ 400 मीटर रिले में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इफ आई एम करेक्ट तो 200 मीटर रिले में भी एक गोल्ड मेडल आपने हासिल किया है। आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को थैंक यू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे बच्चे और लोग जो कि शौक रखते हैं, पैशन रखते हैं, लेकिन ना तो रिसोर्सेज होती हैं और बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है जी आपसे नहीं हो पाएगा और आप डिसहार्ट हो जाते हो। तो आई थिंक आप दोनों ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की उन सबके लिए कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं आप कुछ भी चाहें वो अचीव कर सकते हैं। अलीना आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैंपियनशिप का बताएं, कितना मुश्किल था compete करना? और ऑफ कोर्स अच्छा ही लग रहा होगा गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन आपके हिसाब से भी सुन लेते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 2018 में जो नेशनल गेम्स हुई थी उसमें मैं 800 मीटर में गोल्ड हुई थी, उसके अलावा बाकी इवेंट्स में मैं ब्राउन्स थी, मतलब 3rd प्लेस पे। उसके अलावा सैफ गेम्स हुई 2019 में, उसमें मेरा एक सिल्वर और ब्राउन्स था। मैं पीक पोजीशन में थी और मुझे उस वक्त इंजरी होगी, नी इंजरी 2018 के अंदर 19 में। और जो एथलेटिक्स है इवेंट, इसमें नी इंजरी का मतलब होता है कि आपकी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई है। तो इसी तरह लोगों ने मुझे भी बहुत बातें की, मैंने बहुत सारी बातें फेस की। लोगों ने कहा कि इंजरी हो गई है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ये व्हील चेयर पे बैठेगी, ये वो। डबल माइंडेड थी, परेशान थी और सम टाइम इस तरह होता था कि डिसहार्ट हो गई थी कि मैं गेम नहीं करूँगी। वसीले अल्लाह ताला बनाते हैं और अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अच्छा सबब बनाया। जो मेरे जिम स्पॉन्सर्स हैं, स्पेशली मेरे कोच रफाकत साहब, और उसके अलावा मैं एक शख्सियत का जिक्र करूँगी, डॉक्टर उसामा बिन सईद। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरी सर्जरी का प्रोसेस उन्होंने किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव किया और पहले से भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इसी तरह मेरा डिपार्टमेंट है, जैसे फेस्को, हमारे CEO साहब हैं, मेरे कोचेज़ हैं, सर साजिद हैं और बाकी अदर लोग हैं। उन्होंने मुझे इस चीज़ का मोटिवेट करके रखा कि तुम कर सकती हो। पहले तो मैं 800 मीटर भागती थी, इसकी मोटिवेशन और बूस्टअप ने मुझे इतना ऊपर ले गई कि मैंने अपने तो इवेंट जीते हैं, मैंने लोगों के भी नहीं छोड़े हैं। 100 से लेके 800 तक मैंने सारे गोल्ड लिए। बिल्कुल। एंड अलीना वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड मैं कहीं पर पढ़ रही थी एक रिसर्च के मुताबिक कि हमेशा अपने आप को भी आपको कहना चाहिए। हम दूसरों को तो कहते हैं हम मुबारक हो और हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और आपको फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन आई थिंक कई दफ़ा हमें खुद को भी बताना चाहिए एंड आपको अपने ऊपर बहुत बहुत फ़ख्र होना चाहिए, बिकॉज आपने ना सिर्फ आपने जीता है बल्कि आई थिंक जब हमेशा आप किसी ना किसी मुश्किल का सामना करके उभरते हैं तो आई थिंक वहाँ से आप हमेशा और ऊपर चले जाते हैं। कहते हैं ना डूबते हैं दोबारा निकलने के लिए, तुलू होने के लिए। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि प्रूव किया है। कोचेस की मेहनत थी स्पेशली और मेरा अपना डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था और मैंने प्रूव करके दिखाया। एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ हमारे साथ असदुर रहमान भी मौजूद हैं। असद, आपको भी एक दफ़ा फिर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और विदाउट अ डाउट आप दोनों बहुत टैलेंटेड हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा महसूस हुआ उस वक्त जब आपने जब रेसेस जो हैं वो जीत ली थी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब जब गोल्ड मेडल जीता बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि काफ़ी देर से मेहनत कर रहा था। और एक नहीं, वो भी 3 गोल्ड मेडल। जब पहला गोल्ड मेडल हुआ था ना तब बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं ना मतलब खेला। पहले मैं बहुत इंजरी में था, तो जब ये मैंने गोल्ड जिया तो बहुत खुशी थी, मुझे भी थी, मेरे कोचों को भी थी और मेरी टीम पूरी को थी, क्योंकि काफ़ी सारे की दुआएं मेरे साथ थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक ने मुझे इज़्ज़त दी और जो हमारी मैनेजमेंट ने उन्हें हमें 4 माह का कैंप दिया, उनके बहुत शुक्रिया हमारा। उन्होंने हमें कैंप की इजाज़त दी, हमें ट्रेनिंग करवाई, कोच दिए। बशीर गुज्जर साहब हैं, सजाद साहब हैं, हमारी मैडम है शगुफ्ता, और हमारे कोच साजिद साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझ पर, और फाकत साहब हैं, और बटी जिम वालों ने हमारे ट्रेनिंग जिम की दी। मतलब काफ़ी मतलब ना उन्होंने मेहनत करके मुझे ऊपर लाया, क्योंकि मैं काफ़ी देर बहुत ज़्यादा इंजरी में रहा हूँ, बहुत मुश्किल देखी हैं, बातें भी सुनी हैं, बहुत कुछ किया है, पर हम कोच जो मेरा ना उसने मेरा बड़ा साथ दिया।
आपने कहा कि आप इंजरी भी आपने सफर की, वो हाँ जी। क्या? वो मेरे ना बैक मसल की इंजरी थी, हैमस्ट्रिंग की, अच्छा, वो से कहते हैं। प्रैक्टिस के हाँ जी, दौरान? प्रैक्टिस में दौरान अच्छा। बहुत सारी, जब भी कोई इवेंट पास आता था ना, जब 2019 में एक नेशनल गेम्स हुई थी, उधर भी इंजरी हो गई थी, बस तब भी बड़ा फिट था मैं। पर जब अल्लाह पाक को जब मंजूर हुआ तब होना होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ये इवेंट मुझे बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छे तरीके से खिलाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा अचीव करके आए हैं, आप बहुत अच्छे टाइम करके आए हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया है, और बहुत खुशी है। हाँ जी। और हमें भी बहुत खुशी है। आई एम श्योर कि हमारी खुशी अगर कंपेयर करेंगे तो आपकी खुशी उससे हाँ ज़्यादा जी, होगी। ऐसे ही है। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत बहुत फख्र महसूस होता है जब हम टैलेंटेड एथलीट्स को आगे आते देखते हैं। अनीरा, आपका जिस तरह आपने बताया कि आपको इंजरी के बाद वापस आना, कितना लंबा प्रोसेस था जिस दौरान में आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ी सर्जरी से, और क्या कहा था आपको इनिशियली डॉक्टर्स ने कि क्या आप दोबारा आ पाएंगी फील्ड में वापस? एक्चुअली इस तरह था कि जब मैंने नेशनल गेम्स खेली थी ना, जिस तरह मैं अब इस वक्त पीक की पोजीशन में हूँ, उस वक्त भी मैं ऐसे ही थी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे इंजरी हुई, तो जैसे अपने सीनियर एथलीट से सुनते हैं कि नी इंजरी बहुत स्वेयर होती है, बंदा चल नहीं सकता, ये वो, मैंने भी इस तरह की बहुत सारी बातें फेस की। लेकिन बीच में जो है मैंने दिल भी छोड़ा कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगी। उसके अलावा फिर जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो मेरे मनिस्कस इंजरी थी, और इसकी प्रॉपर एक सर्जरी हुई, जिसके बाद मैंने 2 माह मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू की। इसमें डॉक्टर उसामा, उनकी टीम, स्पेशली जो अली भाई हैं, उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेज वगैरह बतानी। डॉक्टर उसामा ने पूरा अकोमोडेट किया मुझे, जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी वो मुझे गाइड करते थे। तो इसमें मेरे PRP सेशंस हुए, और प्रॉपर एक सर्जरी का प्रोसीजर था। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको नी की इंजरी होती है और वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं, तो ज़्यादातर यही इसमें मेरे डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा किरदार है। स्पेशली मेरी मैनेजमेंट, फेस्को मैनेजमेंट, हमारे बशीर साहब हैं, मैडम शगुफ्ता हैं, सर साजिद हैं, कोचेज़ हैं, अदर कोचेज़ हैं, सलीम साहब हैं, भट्टी जिम के स्पॉन्सर हैं राय हबीबुर रहमान भट्टी साहब। तो इन्होंने मोटिवेट करके रखा और इन्होंने मुझे बूस्टअप किया कि तुम कर सकती हो, और आज मेरा ख्याल है कि उनकी दुआएं और मेरे पेरेंट्स की हैं कि मैं आज इस मुकाम पे। असद, आपके एक्सपीरियंस में जब आप स्पेशली रेस करने के लिए रेडी हो रहे होते हो, हाँ जी। उससे 10 मिनट पहले क्या माइंडसेट होता है, क्या बताते हैं खुद को? तब यही होता है कि ना सांस भी नहीं आता, चांस भी नहीं आता, हाँ, नर्वस इतना होता है, नर्वस इतना हो जाते प्रेशर। हैं, प्रेशर इतना होता है, खौफ होता है, और बस ना कोई भी समझा रहा हो ना, कोई समझ नहीं आती। अच्छा। उस बस ट्रैक, और बंदा सोचता है कि मैंने ऐसे रेस लगानी है, ऐसे लगानी है, बस जेन में यही बैठा होता है कि मैंने ट्रेनिंग में रेस जिस तरह मैनेज करके लगा रहा हूँ ना, वैसे मैंने लगानी है, और मैंने अपने टाइम अच्छा करना है और जीतना है। और तब ये होता है कि तब अल्लाह पाक की ज़ात है, तब उस टाइम बंदा ना अल्लाह पाक की खास तौर पे बहुत अटैच होता है। वो इस तरह से होते हैं जैसे पेपर से बिल्कुल पहले हाँ बच्चे जी, होते हैं ऐसे कि ही है। प्लीज मतलब पेपर का तो प्रेशर कम होता है। अच्छा। इसका तो अच्छा, हाँ इसका जी। प्रेशर कम होता है पेपर का? पेपर का प्रेशर पेपर का कम होता है, इसका बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। इसमें तो चलो पानी पीने को भी दिल नहीं करता, सांस बंदा दिल करता है कि जल्दी जल्दी बस हो जाए। अच्छा। तो बड़े उस टाइम में बंदा ना, कोच का बहुत बड़ा हाँ जी। एक किरदार होता है। एक्चुअली आपको आपका मेंटोर वो होता है। ट्रेनिंग आपने करनी है, आपने अपने डाइट प्लान सेट करने हैं, लेकिन कोच की मोटिवेशन, अगर आपकी ट्रेनिंग इसमें 10% है, 10% आपकी डाइट है, हमारे लिहाज से कोच की मोटिवेशन 80% है। जब आप सब कुछ करते हैं ना और एंड पे आप मोटिवेट नहीं होते, बुजदिल होकर कंपटीशन में बैठ के डर के छोड़ देते हैं, तो ये लूजर्स का काम होता है। एक्चुअली जो आपका मेंटोर होता है ना, ये आपका कोच ने, हमने अपना हक अदा कर देना है, और कोच की बारी तब शुरू होती है जब हमारा कंपटीशन होता है। माइंड सेटअप, ट्रेनिंग पे फोकस, कंपटीशन पे फोकस, और वो डिटर्मिनेशन के तुमने किया और जीत के आना है, तो ये सारा क्रेडिट हम अपने कोचेस को देते हैं। स्पोर्ट्समैन मेंटालिटी एक बकायदा एक साइकोलॉजी है, एक जिंदगी में सोचने का और चीजों को डील करने का एक तरीका है जो कि आप स्पोर्ट्स पर्सन से सीख सकते हो, बिकॉज आई थिंक इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर, और जैसे कि आप दोनों में कि इंजरी हो जाना, फेलियर का सामना करना, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट रहा है ऐसा जहां पे आपको लगा कि मैं शायद नहीं आगे बढ़ पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा? ये तो मतलब काफी दफा ज़हन में आता था,
पर नहीं, फिर मेरे कोच ने मुझे हिम्मत नहीं हारने, मेरे खास तौर पे मेरे घर वालों ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। आपको घर की तरफ से पूरा हाँ जी, बहुत सपोर्ट थी। मेरे अब्बू की तरफ से बड़ी थी, मेरे दादा की तरफ से बहुत ज्यादा थी। वो मुझे मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं। वो और मेरे दादा भी मुझे कहते हैं कि यार जीत के आना। जब भी जाता हूँ ना, कहता हूँ कोई गल नहीं, इंजरी होगी तो खैर है, उन्हें सही और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी फैमिली की तरफ से, अगर फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट की, बहुत ज्यादा ही है। हाँ जी। हाँ, तो अनिला, आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली मैं आपसे अब डिस्कस थोड़ा सा करना चाहूंगी कि मेरी रिसेंट शादी हुई है 10 डेज पहले। 10 डेज पहले आपकी शादी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। और पहले तो मेरी फैमिली, सबसे पहले तो आई थिंक बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हमने तो इसको मतलब एक एक्चुअली मेरे कोचेस थोड़े से परेशान थे कि बीच में शादी के मामला, फिर थकावट और स्ट्रेस, कैसे कंपटीशन करेगी। लेकिन मेरे कोच जो मेरे जिम ट्रेनर है रफाकत साहब, उन्होंने, और सर साजिद साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं, हम करेंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहले तो मेरी फैमिली की बहुत सपोर्टिव थी, स्पेशली मेरी अम्मी बाबा, मेरे भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और अब स्पेशली मैं अपने हस्बैंड का नाम लेना चाहूँगी। इनफैक्ट वो इतने क्रेजी थे इस मामले में कि मेरे इवेंट्स आके उन्होंने सारे वहाँ पे देखे, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली दी है, जो भी मेरी तरह कोई क्रेजी और जुनूनी लड़की है, उसके लिए भी अल्लाह इसी तरह मामला आसान करे। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरे से ज़्यादा उनको फिक्र है मेरी ट्रेनिंग की। अभी शादी को चौथा दिन था और हम लोग ट्रैक पे थे, ट्रेनिंग करें। मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी थी हाथों से, तो हमने प्रॉपर ट्रेनिंग की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव करके दिखाया। और दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई कांट बिलीव कि अब 10 दिन हो गए मतलब, और आप ऑलरेडी वापस जो है अपने पैशन की तरफ काम कर रही हैं। ये बहुत कम लोग। मैंने बताया कि वलीमे से अगले दिन ही मैं ट्रैक पे चली गई थी और लोग इस चीज़ को देख के शॉक थे। लेकिन मेरा तो एक क्रेज था ही था, लेकिन मेरे हस्बैंड की मोटिवेशन ने मुझे और बिल्डअप किया कि तुमने करना है, और हमने अपने बहुत आगे तक टारगेट सेट किए। इंशाल्लाह उसको प्रूव करेंगे। बिल्कुल सही। और आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। असद, आपकी अपनी जर्नी में कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स किसी भी एथलीट के लिए होते हैं? जब उसे इंजरी होती है। जब उसे इंजरी होती है, क्योंकि वो उसका टाइम बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम में लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। एक्चुअली ये चीजें तोड़ती हैं, बहुत लोगों का टॉन्ट करना, टीस करना कि ये ऐसे, ये ऐसे करेगा, ये बुजदल है, ये कुछ नहीं करेगा। तो वो बंदे को जिस पे गुजर रही होती है उसे पता होता है कि क्या गुजर रही है। अब क्या कहते हैं? अब सारे भूल गए हैं। अब सब भूल गए हैं, जो बंदे की गलतियां हैं सब भूल जाते हैं। जब बंदा जीत जाता है ना, फिर सारी गलतियां जो भी होती हैं सब भूल जाते हैं। फिर मुबारकें मिलती हैं बस। अच्छा, उन्हीं लोगों से मिलती हैं, उन्हीं से मिलती हैं। कोई एक वाकया सुनाए जहाँ पर किसी ने पहले कुछ और कहा था और अब सारे वाकये ही वही हैं। अक्सर सामने नहीं कहते। अच्छा, बस दूर दूर लोगों से पता चलता है कि ये बातें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ बंदा कहीं गुजर रहा हो तो कहीं बात ज़हन कान में बात पड़ जाएगी, ये बात हो रही है। सामने तो कोई भी नहीं करता। मुबारकबाद सामने आके देते होंगे। मुबारक तो सामने आके देते हैं। आपके लिए अनिला कोई इस तरह का वाकया जिसने? मेरे लिए तो मिस ये बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि शुरू से अब तक आपस में मतलब प्लेयर्स के क्लैशेस होते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि कभी किसी के लिए बुरी नीयत नहीं रखी है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो मामला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ें, और अल्लाह की ज़ात ने उसका सिला भी दिया है। मेरे कंपटीशन के दिन थे और ये जो अभी रिसेंटली गुजर के गए हैं, मैंने इसमें बहुत सारी बातें फेस की, लोगों की टॉन्टबाजियाँ, इनफैक्ट चैलेंजेस का सामना कि ये नहीं करेगी, ये हार जाएगी, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। और मेरे अल्लाह ने इतना करम किया कि ग्राउंड में जवाब दिए, और जिन्होंने नहीं बाज आना उन्होंने नहीं आना, और जिन्होंने नहीं कुछ कहना उन्होंने नहीं कहना। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने आज ये मुकाम दिखाया और हमने प्रूव किया। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है जब आपको कंसिस्टेंटली बताया जा रहा हो कि आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, और फिर आप साबित करके दिखाते हो। तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए जब आपको पता था अच्छा भाई मैं 3 मेरे जो हैं गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ? क्या सोचा उस लम्हे में आपने? सबसे पहले खुशी तो बहुत थी, पर थोड़ा सा ना परेशानी ज़हन में थी, ये 200 मीटर की, एक सिल्वर की। हाँ जी, क्योंकि टाइम तो मैंने बहुत अच्छा किया था, पर गोल्ड गोल्ड होता है, सिल्वर सिल्वर होता है। हाँ जी, पहला नंबर पहला ही होता है। मेरा कोच का ये कहना है कि नंबर ये पहला ही है, दूसरा नहीं है, पहला नंबर है बस। तो
पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये है कि मैं बगैर इंजरी से ये कंपटीशन कंप्लीट करके घर आ गया हूँ वापस। अच्छा, और सबसे पहली चीज क्या की आपने अनीला, जब आप जीत गई, खत्म हुआ टूर्नामेंट? मैंने उसी जब टूर्नामेंट नहीं, जब मेरी रेस खत्म हुई है, प्लेयर्स का काम होता है एक दूसरे को टॉन्टबाजी करना, वहां पे नारे लगाना, रेस के बाद हारने वाले को टच करना, तंग करना। लेकिन मैंने जब मेरी रेस खत्म हुई है तो मैंने उसी वक्त सजदा किया अल्लाह के आगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया उसी ट्रैक पे फौरन रेस के बाद। और मेरा ख्याल है और मेरे बड़ों का भी ये कहना है कि अल्लाह आजिज़ी को फल देता है, और मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में। अच्छा, आपने क्या किया सबसे पहले? मैंने पहले सजदा ही किया था, तो उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आई कौन कौन आ रहा है तो कौन कौन मिल रहा है। अच्छा, फिर मुझे तो पता नहीं है किस किसने मुझे मिला है आगे, पर मेरी तो जब रेस लगाते आते हैं वहाँ हालत बहुत खराब होती है। अच्छा, जोर लगा होता है, सांस चढ़ा होता है। हाँ जी। तो फिर तो खुशी की लोगों की इंतहा, मैंने बस देखता था क्या हो रहा है। अच्छा, याद है अभी भी वो मोमेंट? क्या याद है, याद है कि बिल्कुल। जीत गए थे? जीतने के बाद जब मैंने सजदा किया उसके बाद मैं उठ के खड़ा हूँ, फिर मुझे बैठने नहीं दिया किसी ने भी। अच्छा, फिर वो एपिक मुबारकों का सिलसिला कोई इधर से आ रहा है, कोई मतलब लेकिन लोग आपके लिए खुश होते हैं ना। हाँ जी, आप थके भी हों लेकिन आपको मिलना पड़ता है, उनकी खुशी में खुश, वो हमारे लिए खुश होते हैं तो फिर हमें उनको मिलना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले मुबारकबाद फैमिली में से किसने दी? वो मेरे अब्बू थे। अबू? हाँ जी, वो हर टाइम मेरे सिस्टर की कॉल आई, फिर अब्बू की, भाई की आ गई, फिर बाद में अक्सर फैमिली की बार बार कहीं किसी की। मोबाइल मेरे पास नहीं था, वो मेरा दोस्त था उसके पास था, वो फिर काले सुन के बताता रहा सब कोई। अनीला, आपको सबसे पहली मुबारकबाद? मेरी अम्मी। आपकी अम्मी? बहुत ज्यादा, बहुत मेरी अम्मी, मेरे इन लॉज, मेरे एक टीचर हैं आर्मी के सरनाज, उनके कॉल्स, सर रफाकत साहब जो मेरे कोच हैं, जिम कोच, ये लोग वहाँ पे नहीं जा सके, लेकिन वहाँ पे साजिद साहब मौजूद थे जो हमारे ट्रैक कोच हैं। तो इन लोगों के कॉल्स का सिलसिला स्टिल चलता रहा, लेकिन हम लोग उस वक्त इस कंडीशन में होते हैं कि हम फ़ोन नहीं अटेंड कर सकते। लोगों की मुबारकें में और मिलने जुलने वाले लोग, फिर जब तसल्ली हो जाती है, सबसे मुलाकात हो जाती है, बाद में फिर फ़ोन का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन मेरे घर से मेरी अम्मी, मेरे भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ तो अपने भाइयों की वजह से, क्योंकि फ़ीमेल के लिए निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा जो बैकग्राउंड है, रेजिडेंस है मेरा जिधर, वो एक ऑकवर्ड एरिया है, छोटा है, कंजर्वेटिव लोग। आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमेशा लड़कियों के लिए। इस पर भी मैं चाहती हूँ कि हम ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड 2 एथलीट्स मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ कि अनीला गुलजार जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ असदुर रहमान भी मौजूद हैं जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। और ऑफकोर्स आप दोनों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और ब्रेक में जाने से पहले हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की थी, स्पेशली टूर्नामेंट में कितना प्रेशर आप लोगों पे मौजूद होता है। अगर हम ट्रेनिंग के हवाले से बात करें, आपने बताया कि 4 महीने का आपका कैंप था। कितना इंटेंस कैंप था और कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ी आपको? तकरीबन हमारी में ट्रेनिंग होती थी, वो ना 2 घंटे लग जाते थे ट्रेनिंग में, और 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते थे। और उसके बाद शाम को हमारा वार्म अप वगैरह, थोड़ी बहुत जिम वगैरह होती थी, और स्ट्रेचिंग वगैरह, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज वगैरह करते थे। मतलब हमें दिन में 3 घंटे ट्रेनिंग बन जाती है। 3 घंटे? हाँ जी। और डाइट को भी आप लोगों को? डाइट तो फिर सारा दिन चलती रहती है ना, थोड़ी थोड़ी मैनेज करके, जो सर ने बताया होता है वो, तो फिर डाइट बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ऑन अ रेगुलर डे ट्रेनिंग के दौरान क्या खाते हैं? इसमें मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होती है कि हमने कार्ब्स का इंटेक करना होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्राउन ब्रेड और एग वाइट्स और ऑट्स होते हैं साथ, और इसी तरह जो हमारा सेकंड मील होता है उसमें मैक्सिमम कोशिश ये होती है उसमें कार्ब्स का ज़्यादा इंटेक हो, प्रोटीन और कार्ब्स लेवल्स पे। अच्छा, उसमें वाइट राइस होते हैं, उसमें चिकन होता है जो लीन होता है, और उसके अलावा उसमें मैक्सिमम जो होती है ना हेल्दी डाइट होती है, ऑयल कंट्रोल,
तो हमने ये नहीं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया फिर दोपहर में लंच या रात को डिनर। मतलब पराठे वगैरह बंद होते हैं हमारे बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये होता है कि हमने दिन में 4 या 5 मील लेने होते हैं, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इनटेक करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आप लोग रेगुलर डाइट पे वापस आ सकते हैं या ये आपको पूरा हर वक्त इस तरह से आपकी डाइट? नहीं, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे आप कहते हैं कि पराठे बिल्कुल बंद नहीं, जब कहीं दिल चाहे आप ले भी सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद जिस तरह अब हमने कंपटीशन छोड़ा है तो ये 4-5 दिन हमें कोचेज ने रिलैक्स किया हुआ है, अपनी मर्जी का जो मर्जी है। उसके बाद अच्छा, आपको 4-5 दिन ब्रेक मिली है सर? हाँ जी, उसके बाद जब हम ट्रेनिंग पे दोबारा वापस चले जाएंगे तो डाइट उस हिसाब से मैनेज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट इंशाल्लाह नेशनल गेम्स हो रही है, उसमें इंशाल्लाह इससे भी अच्छा परफॉर्म करने की वो सर ने 10 दिन का कहा है। 10 दिन थोड़ा बहुत कर लें, मिल मुल लें, तो फिर वापस आ जाएं, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग वैसे ही होगी और अगले की कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अनिला, आप क्या क्या? मेरा इंशाल्लाह टारगेट कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो जुलाई के लास्ट और अगस्त के शुरू में हो रही हैं बर्मिंघम में। होपफुली कि मैंने उस पर अपना टारगेट सेट किया है। इंशाल्लाह नेशनल खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। कितने अरसे की ट्रेनिंग अनिला आप करोगे? एक्चुअली मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और लेकिन जो कॉमनवेल्थ से पहले कितना आपके पास वक्त है? अगस्त में जो है 26 जुलाई टू 7 अगस्त, तो अभी ये रमज़ान है, हम इसमें भी इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे और ये 8-10 दिन का जो रेस्ट है इसको रिकवर करेंगे अपने आप को और ट्रेनिंग करेंगे। होपफुली कि अगर नेशनल गेम्स नहीं होती तो ट्रायल्स होंगे, ट्रायल के बाद टीम सिलेक्शन और फिर कॉमनवेल्थ के लिए जाएंगे। सही। और आपकी कितना अरसा है आपके पास ट्रेनिंग के लिए अब? ट्रेनिंग के अरसा तो मेरा काफ़ी है, 8-10 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, और उसमें अनफिट बहुत ज़्यादा रहा हूँ। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अब एक ट्रैक पर आ गए? हाँ जी, ट्रैक पे आ गए और इंशाल्लाह अल्लाह पाक का करम रहा तो इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। और जो ये ट्रायल ये बता रही है नीला, इंशाल्लाह इस पे जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे। स्पेशली अगर हम फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, व्हेन आपने स्टार्ट किया था किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? ये ना लेवल्स होते हैं मिस, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, जब हम गेम स्टार्ट करते हैं ना तो हम छोटे लेवल से ऊपर जाना शुरू होते हैं, तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल होता था। कॉलेजेस में पढ़ना, कोई फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता था, तो लेकिन ये कि अगर मतलब हार्ड वर्क, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते रहते हैं। उसके बाद मैं एक अरसा आर्मी में चली गई, फिर वापडा ज्वाइन किया। और ये कहना ना बहुत मतलब फजूल होता है कि हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, हमें गवर्नमेंट ने जॉब्स दी हैं। वापडा एक डिपार्टमेंट है, वापडा हमें जॉब दे रहा है, वापडा फैसिलिटेट कर रहा है, वापडा से हमें सैलरियाँ मिल रही हैं, हम उससे अपनी डाइट मैनेज करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो पहले तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चले जाते हैं ना तो अल्लाह ताला उसी तरह मामला आसान करता है। जैसे सैफ गेम्स हुई हैं पीछे, हम लोग खेल के आए हैं, सिल्वर मेडल हुआ, ब्राउन हुआ, गवर्नमेंट ने हमें बड़ा अच्छा प्राइज़ दिया। उसके अलावा अब जब गेम्स हुई हैं, ये जो चैम्पियनशिप अभी हुई है, तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 4 माह का कैंप लगाया जिसमें हमें बहुत अच्छी डाइट दी, हमें बहुत अच्छा स्टे दिया। जब कैंप शुरू हुआ था उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो एसी की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद थी और प्रॉपर रेस्ट, 3 टाइम अच्छा खाना। उसके अलावा जहाँ हमारा स्टे था वापडा कॉलोनी में, वहाँ से ट्रैक जो जंग रोड पे जाना, वहाँ पे आने जाने के लिए कन्वेंस थी। तो हम अपने डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनकी सपोर्ट और मेहनत की वजह से। ये कभी भी एक बंदे की स्ट्रगल नहीं होती है, इसके पीछे पूरा एक टीम वर्क होता है। जब तक पूरा टीम वर्क नहीं होगा तो हम कभी भी किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसमें बहुत सारे लोगों का क्रेडिट है, तो हम सबके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हमें इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद की। और आपका एक जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें कहीं पर आपको लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से वैसे सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, हाँ, हमें तो हमारे इदारे ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे नीला ने बताया कि काफ़ी सारा सपोर्ट किया, हमें कैंप दिया, ट्रेनिंग दी और अच्छे कोचेज दिए। और हमारे कोच ने, हमारे सर फाकत कोच हैं, हमारे सर साजिद कोच हैं, सर गुरमान कोच हैं, मैडम शगुफ्ता, मतलब इन्होंने कभी भी हमें कोई चीज़ फेल नहीं होने दी। और ख़ास तौर पे हमारी मैनेजमेंट मतलब हर दफ़ा हफ्ते बाद, 15 दिन बाद
मतलब मीटिंग वगैरह रख के वो पूछते थे कोई चीज़ की कमी टेस्ट तो होते नहीं। रहते थे वक्तन बवक्तन के बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, किस लेवल पे खड़े हैं। जो तो अच्छे होते थे उनको अप्रिशिएट करते थे, जो कंपटीशन में या ट्रेनिंग में थोड़े डाउन होते थे उनको बूस्ट अप करते थे। और मेरा ख्याल है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे को प्रमोट करते रहेंगे ना तो जो नीचे वाले होते हैं ना वो नीचे से नीचे ही चले जाएंगे, वो दोबारा कभी ऊपर नहीं आएंगे। तो ये आपकी मैनेजमेंट का सारा अमल दखल होता है। और ब्रेक में जाने से पहले अनीला आपने ब्रीफली मेंशन किया था कि स्पेशली लड़कियों के लिए कंपैरेटिवली शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ स्टीरियोटिपिकल सोच होती है जिसकी वजह से वो लिमिटेड हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो भी अभी हमारी ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैंने जब स्पोर्ट्स शुरू की ना तो उस वक्त खैर फैमिली से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। मैं जब घर से जाती थी ना अबाया मैंने पहन के और नीचे से ना चप्पल पहन के जानी कि किसी को पता ना चल जाए कि ये स्पोर्ट्स करती है या गेम्स खेलती है। जो जोगर होते थे ना मैं अपने बैग में डाल के ले ऐसा जाती। क्यों? गुजर के आना, रास्ते से लोगों का टॉन्ट करना, तरह तरह की बातें लगाना, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात। एक मेल के लिए ये चीज़ें सर्वाइव करना, बर्दाश्त करना बहुत आसान है, लेकिन फीमेल के लिए बाहर निकलना, लड़कों की फील्ड में ट्रेनिंग करना, से गुजर के जाना जहाँ आपका आना जाना है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती रहीं। और आप यकीन करें कि मुझे स्पोर्ट्स खेलते हुए इस वक्त 8 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे घर वाले जो एरिया है हमारा, उस अभी 4 साल हुए हैं कि वहाँ पता चला है कि कोई यहाँ की कोई फीमेल है। तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपकी फैमिली का सपोर्ट करना। स्पेशली कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि मदर नहीं अलाउ करी, फादर नहीं अलाउ करे। अगर मदर और फादर अलाउ करें तो किसी भाई की उसमें जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं उनको एक लाइन में अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं सब देखने वालों को ये कहूँगी कि अगर आपकी बच्ची या बच्चे में टैलेंट है तो खुदारा उनको प्रूव करने दें अपना आप। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चियां बच्चों से काम है। हमारे यहाँ इस चीज़ का कंसेप्ट गलत है कि बेटी है शादी करेंगे अगले घर जाएगी, ये बहुत फजूल चीज़ें हैं। कम से कम अपने आप को चेंज करें, अपनी बच्ची का फ्यूचर चेंज करें। स्पेशली आई थिंक बदलाव अपने आप से ही शुरू होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।